तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जिंदगी में दो तरीके के लोग आप लोगों ने देखे होंगे। एक तो वो अगर उनके सामने कुछ भी मौका मिले नया करने का वो तुरंत ट्राई करते हैं। दूसरे वो जो कि कुछ नया करने से डरते हैं, वो कभी भी नया ट्राई नहीं करते हैं। यानी कि जैसी जिंदगी चल रही है उनको वैसी जिंदगी चाहिए और उसी को वो एंजॉय करते रहते हैं। तो जो पहली कैटेगरी के लोग हैं वो हमेशा आप लोगों को रिस्क लेते हुए नजर आते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा डायलॉग कि रिस्क है तो इश्क है। यानी कि जिंदगी में अगर आप लोग रिस्क नहीं लेंगे तो कभी भी आप लोग जो है अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। रिस्क का मतलब क्या होता है? कुछ नई चीजों को ट्राई करना जिसके बारे में आप लोग जानते ना हो। अगर आप लोग नई चीजें ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता है कि उस चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो फिर भी आप लोग ट्राई करते हैं तो आप लोगों को कई बार फेल होने के चांस रहते हैं। पर लेकिन वो फेलियर जो होते हैं वो आप लोग कुछ नया सिखाकर जाते हैं। तो ऐसे इंसान जो जिंदगी में कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहते हैं उनका पाथ हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है। कभी भी कोई भी मुकाम उनको जिंदगी में ऐसा नहीं लगता है कि बस यार जिंदगी बहुत हो चुकी, बस इतनी हमारी लाइफ थी। वो आखिरी पड़ाव तक जिंदगी के कुछ नया सीखने के लिए ललायत रहते हैं। अगर इस कैटेगरी के इंसान में आप लोग आते हैं ना तो कभी भी जिंदगी में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। यानी कि एक तरीके से जैसी जिंदगी चल रही है वो उसमें पूरा खुश है। सुबह को उठता है, अपना एक पैटर्न फॉलो करता है, शाम को फिर सो जाता है। उसको लगता ही नहीं है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये सही चीजें चल रही हैं। पर लेकिन चाहता है रिजल्ट की अच्छे अच्छा है। तो ऐसे कैसे अच्छे रिजल्ट आएंगे भैया, ये तो बताओ। रिजल्ट अगर अच्छे लाने हैं तो थोड़ा सा तो आप लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखिए, गोल सबके अलग अलग होते हैं, पर लेकिन उस गोल को अगर आप लोग को अचीव करना है और आप लोग लगे हुए हैं उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो कभी भी अपना गोल चेंज मत करो। हमेशा उसको अचीव करने के तरीके चेंज करो। हो सकता है आप लोग के तरीके में कुछ गड़बड़ चल रही हो, वो अपने तरीके को इंप्रूव करो और फिर आप लोगों को सारी चीजें जो है वो सही पैटर्न में चलती हुई नजर आएंगी। पर लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मुझे चाणक्य साहब की बात याद आती है कि दूसरों की गलतियों से सीखो। ये नहीं है कि हमेशा अगर कोई काम आप लोग करने जा रहे हैं उसमें हजारों बार आप लोग गलती करते रहो और वहीं पड़े रहो। नहीं, आप लोग यहाँ पर स्मार्ट प्ले कर सकते हैं। थोड़ा सा कोई इंसान उस काम को कर रहा है, वो गलती कर कर आया है, तो आप लोग उससे सीख सकते हैं कि अच्छा ऐसा करने से गलती हो जाती है तो उस गलती को रिपीट नहीं करने हैं। क्योंकि जिंदगी बड़ी छोटी होती है यार। आप लोगों को लगता है कि इतनी लंबी जिंदगी है, पर रियलिटी में बहुत छोटी है जिंदगी अगर ढंग से जी जाए तो कभी भी आप लोगों को अगर कुछ काम कर रहे हैं तो पहले उन लोगों को एनालाइज करो जो उस फील्ड में कोई काम कर रहे हैं, ताकि आप लोग गलती कम से कम करें या फिर गलती करें ही ना, और खासकर जो गलती उन्होंने की है उसको तो रिपीट ही ना करें। तो ये होता है कि दूसरे के अनुभव से सीखकर चलना। तो चाणक्य साहब की ये बात भी आप लोग याद रखेगा तो जिंदगी में हमेशा एक सही पाथ पर आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। तो एक नई दिन की शुरुआत कर रहे हैं एक नए जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे जो सप्ताह है वो आप लोग का बरकरार रहना चाहिए। ये जो लेक्चर है आप लोग का ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज का लेक्चर खासकर बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज के लेक्चर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करूंगा। मैंने शाम एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें आप लोगों को बताया भी था कि ये जो लेक्चर रहेगा इसमें आप लोगों को बेसिकली जो एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आप लोग इसको हिंदू और नैनो का एक कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, जिसके चलते बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। क्योंकि आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपने हिसाब से पढ़ा पाऊंगा आप लोगों को। रीजन क्या है? रीजन है कि हिंदू न्यूज़पेपर तो नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग आज चखिए यहाँ पर मजा, जब यहाँ पर न्यूज़पेपर को अलावा किस तरीके से पढ़ाई होती है वीडियो के अंदर में। तो आप लोग काफी सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे और आप लोग का वीडियो को सुनकर मजा आ जाएगा। वीडियो के एंड में आप लोग बोलोगे वाह मजा आ गया। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलने वाला है। स्टार्टिंग में एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करूंगा, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डे है उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन भी है यहाँ पर, एक लेक्चर का ओवरव्यू आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये क्विज की फॉर्म में एक लेक्चर का ओवरव्यू हो जाता है कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट डे देखेंगे यहाँ पर। हमारी कंट्री में फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनके द्वारा आर्मी की कमान संभाली गई, उनका नाम आप लोग को बताना है। फर्स्ट फीमेल ऑफिसर कौन थी जिनके द्वारा यहाँ पर आर्मी की कमान संभाली गई, जो कमांडिंग बेसिकली यहाँ पर कमांडिंग एक तरीके से आर्मी जो पर्सन बनी यहाँ पर आर्मी डे परेड के अंदर में। ठीक है, तो ये आप लोग को बताना है फर्स्ट फीमेल कौन सी थी। इसी के साथ में यहाँ पर जो हमारी कंट्री में सबसे पहले अगर बात करें नोबेल प्राइज विनर, तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी लिटरेचर के फील्ड में, इनके द्वारा एक पर्टिकुलर कंट्री जिसका नाम है साउथ कोरिया, उसको एक शब्द से पुकारा गया। एक पोयम इनके द्वारा लिखी गई, वो पोयम क्या थी उसके बारे में आप लोग को बताना है। क्योंकि इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन जब मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा तो आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे। कभी भी अगर उनके रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आएगा तो आप लोग कभी भी एक तरीके से डरेंगे नहीं, और उसके साथ में और भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगा कि किस तरीके से किसी और कंट्री के साथ में भी आप लोग रिलेशन अपने लिख सकते हैं। बात करेंगे सरायू, बेसिकली अयोध्या के अंदर में अभी रिसेंटली एक पार्क था
उस राम कथा पार्क का नाम चेंज करके अभी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के नाम पर रखा गया। और ये जो पर्सनैलिटी है ये थी बेसिकली साउथ कोरिया की रानी। तो इनके रिलेशन माने जाते हैं इंडिया के साथ में, तो जानेंगे रिलेशन के साथ में क्या क्या बातें थी। इसी के साथ में अभी एक कंट्री ऐसी है, ये नहीं कहता आप लोगों को कोई बोल दे कि हाँ भाई साहब मैं अपने आप बड़ा ही एक तरीके से ऐसे इंसान हूं, बड़े गरीब तबके का इंसान हूं मैं, और मेरी जो है खस्ता हालत है, मैं अपने आप को अपने आप ही रिजर्वेशन दे लेता हूं। या फिर आप लोग बोले कि अपने आप को अपने आप ही भारत रत्न दे लेता हूं, मैंने इतने अच्छे अच्छे काम कर दिया यार इस दुनिया में आकर कि मुझे लगता है कि मुझे भारत रत्न मिलना चाहिए, तो मैं अपने आप को ही भारत रत्न दे लेता हूं। कैसा लगेगा आप लोगों? लोग ये कहेंगे देखो क्या मजे ले रहा है जिंदगी के। ऐसी एक कंट्री है, उसने क्या किया, अपने आप को अपने आप ही डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस दे डाला। ठीक है, तो ये WTO के अंदर यहाँ पर ये स्टेटस होता है। हालांकि ये जो स्टेटस होते हैं यहाँ पर ये इसने अपने आप ही ले डाला, तो क्या इसको कोई स्टेटस देता नहीं है? अगर बात करें यहाँ पर ये जो डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस है, अच्छा आप लोगों से पूछूं मैं कि डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस कौन देता है, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखता हूं कौन कौन से बताता है। इसी के साथ में यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में बात करें यहाँ पर WTO के अंदर, तो यहाँ पर अभी कई सारे और भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेंगे इस टॉपिक के अंदर, आप लोगों का मजा आएगा सुनकर। बहुत सारी बातें डिस्कस करूंगा जिसमें आप लोग को बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी जानने को मिलेंगे। एक कंट्री ऐसी है उसको लगा यार नहीं मेरे पास में अच्छा खासा पैसा हो गया, मुझे जो है यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस की जरूरत नहीं है। उसने सारे जो भी उसके पास में जो उसके यानी एक तरीके से रिजर्वेशन अगर ले रहा है, कोई इंसान बोले कि नहीं मुझे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, सारे जो भी फायदे मिल रहे हैं उसको छोड़ देता हूं, तो ऐसी एक कंट्री है दुनिया में जिसके द्वारा अपना डेवलपिंग स्टेटस छोड़ दिया गया। बोला कि नहीं यार अब अच्छा खासा पैसा हो गया, जिंदगी अच्छी चल रही है, मजे में खट रही है, तो क्यों डेवलपिंग कंट्री बन के रहना है। तो यहाँ पर जबकि चाइना जो है वो वर्ल्ड में सेकंड एक पावरफुल कंट्री होने के बाद भी यूएसए के बाद में वो कह रहा है कि नहीं मैं तो डेवलपिंग कंट्री बनकर ही रहूंगा। ठीक है, तो ये ऐसी हरकतें हैं, समझेंगे क्या क्या बातें हैं पूरे डिटेल में। अभी यहाँ पर जो हमारी कंट्री में जितनी भी जेल हैं उनके अंदर जो ट्रांसजेंडर यानी कि जो किन्नर लोग हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर अभी एक मिनिस्ट्री के द्वारा एडवाइजरी भेजी गई है सारे राज्य को कि भाई साहब जो किन्नर समुदाय है उनका ध्यान रखो यार, वरना दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो समझेंगे पूरा क्या क्या मुद्दा है यहाँ पर, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, क्या क्या बेसिक चीजें हैं, सारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार बन जाते हैं। हमारी कंट्री में लगभग 70 के करीब ट्रांसजेंडर जो प्रिजनर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जेल के अंदर में अक्रॉस द कंट्री। तो ये डेटा किसके द्वारा बताया गया कि ऐसा कुछ है हमारे देश के अंदर में? NALSA ये यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया का केस कब आया था यहाँ पर, जिसमें हमारी कंट्री में ट्रांसजेंडर बनाया गया जिसको थर्ड जेंडर बोलते हैं। मतलब क्या, आप लोग देखते हैं फॉर्म भरते थे पहले तो उसमें मेल और फीमेल लिखा हुआ मिलता था, अब वहां पर आप लोग को T या फिर अदर भी आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा वहां पर। तो इसका मतलब क्या हो कि किसी और जेंडर के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ काफी डिटेल में, कॉन्सेप्ट को सुनकर और समझकर आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में आगे बढ़ेंगे, और ये जो इंपॉर्टेंट डे है ये हमारी आर्मी के बारे में है। तो जैसे मैं आप लोग को SLV आर्मी बोलता हूँ, ऐसे ही हमारी जो इंडियन आर्मी है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो आर्मी, एयरफोर्स और जो नेवी है ये हमारे सर के ताज हैं। अगर बात करें तो हमेशा हमारी प्रोटेक्शन में हमेशा जुटे रहते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अपनी जान की बाजी तक लगाकर ये देश की रक्षा करते हैं। तो बात की जा रही है 15 जनवरी को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो डे है यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री में जो भी सेक्रीफाइस है लोगों का, बेसिकली खासकर हमारे जो सोल्जर का, उनको याद करने की कोशिश करता है और सिटीजन को यहाँ पर रिकॉग्नाइज भी कराता है। जनरल MKM करियप्पा हमारी कंट्री के पहले इंडियन पर्सनैलिटी बने थे जिनके द्वारा आर्मी की कमान संभाली गई थी 1949 में। तो ये एक काफी इंपोर्टेंट डे यहाँ पर इनसे रिलेटेड आप लोग देखते हैं। इनसे पहले यहाँ पर जनरल सर जो यहाँ पर जिनका नाम था फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय, तो उनके पास में था, तो बूचर भी आप लोग बोल सकते हैं, नॉर्मली बूचर के नाम से भी याद रखते हैं, जो यहाँ पर एक इंग्लिश कमांडिंग ऑफिसर थे हमारी कंट्री की आर्मी के। पर लेकिन यहाँ पर इनको यहाँ पर भगाया गया और फिर यहाँ पर अपने देश की पर्सनैलिटी को लाया गया, यानी कि अब हमारे देश की कमांड, हमारी आर्मी की कमांड हमारे हाथ में थी, ना कि यहाँ पर अंग्रेजों के हाथ में थी। इसी के चलते यहाँ पर 15 जनवरी जो है इसमें गैलेंट्री अवार्ड्स और सेना के मेडल भी दिए जाते हैं, जिसके द्वारा कुछ महान काम किए गए, तो उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, इनके उनको याद किया जाता है। याद रखेगा 2020 में पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ कि तानिया शेरगिल फर्स्ट फीमेल ऑफिसर बनी कमांड एंड इंडियन जो आर्मी डे परेड होती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, और इवन वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए अगर आप लोग को आ जाए तो यहाँ पर आप लोग इसको मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप लोग याद रखेगा। जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो है इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन। तो ये आप लोगों के सामने साउथ कोरिया है और यहाँ पर ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ पर कोरियन पेनिसुला बेसिकली इसको बोलते हैं, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं। और इसी के पास में अगर थोड़ा सा आप लोग लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर येलो सी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक सी है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर इसको और जूम आउट करेंगे
तो ये आप लोगों को थोड़ा सा देखें यहाँ पर, तो ईस्ट चाइना सी हो जाएगा, ठीक है। इसी के थोड़ा सा नीचे आएंगे जहां पर सबसे ज्यादा जो लड़ाई रहती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ चाइना सी, ठीक है। इसी के अंदर पार्सल आइलैंड है, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया, इनके लड़ाई वाला एरिया माना जाता है। तो मैं आप लोगों से जो बातें करने वाला हूं वो बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूं साउथ कोरिया के बारे में, ठीक है। साउथ कोरिया और इंडिया के रिलेशन आप लोगों को जानने को मिलेंगे। आखिर क्या क्या मुद्दा है एक एक कर यहां पर देखेंगे और क्यों है ये न्यूज में। पहले आप लोगों से वो बातें करूंगा, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, जिसको सुनकर आप लोग कई सारी बातें समझ पाएंगे। अभी हुआ क्या, हमारी कंट्री के जो आज के में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो यहाँ पर इंडस्ट्री है, कंज्यूमर अफेयर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनके द्वारा अभी यहाँ पर साउथ कोरिया के लीडर के साथ में जो ट्रेड मिनिस्टर उनके साथ में बातें की गई और बातें करने के बाद में कुछ मुद्दों पर पहुंचे। देखिए जब भी आप लोग किसी इंसान के साथ में मिलते हैं ना, तो जो पुराना रिलेशन होता है उससे थोड़ा सा उसको अपग्रेड करने की बात करते हैं कि यार बहुत हो गया यहाँ पर, अब थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। तो इंडिया और साउथ कोरिया भी कुछ ऐसे ही यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने रिलेशन को अपग्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनके द्वारा ये रिलेशन अपग्रेड किया जा रहा है, तो इसमें मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा पहले, तभी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे कि बात क्या की जा रही है। अभी यहाँ पर जो भी बेसिकली फोकस करने जा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। तो आप लोग बोलोगे कि यार ये बताओ कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है क्या। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को पहले मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं जो कि आप लोग समझिएगा, और ये कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर में, मैगजीन में अलग अलग जगह लिखे हुए भी देखे होंगे। तो आज आप लोग ये चक्षु खुलेंगे इसको समझने के लिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं यहाँ पर सीई, इसी के साथ में सीए के बारे में। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट एक हो गया ये, और दूसरा क्या हो गया यहाँ पर, दूसरा है सीईपीए, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पर इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यानी कि यहाँ पर जो दोनों में डिफरेंस है अगर देखने पाएंगे आप लोग, तो यहाँ पर कोऑपरेशन की बात की जा रही है और यहाँ पर पार्टनरशिप की बात की जा रही है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कोऑपरेशन, जो कोऑपरेशन ज्यादा ताकतवर है या फिर पार्टनरशिप ज्यादा ताकतवर है, तो एक कॉमन इंसान जिसके अंदर थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस होगी तो बताएगा कि यार पार्टनरशिप ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप लोग बोले अगर गांव में कोई भंडारा लग रहा है, तो भंडारे में क्या रहता है कि सब खाने के लिए आ जाता है कि बुला लो यार, सबको बुला लो, जो भी आएगा खाने आ जाएगा। पर लेकिन अगर आप लोग के घर पे बर्थडे पार्टी है, तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई मेन पर्सन आएंगे, दो चार गिने चुने जो आप लोगों के बहुत ही खास होंगे वही आएंगे। एक बार को शादी विवाह में भी कई सारे लोग आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कि यार जिसके घर में न्योता खाया है उन सबको बुला लो। पर लेकिन जब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बेसिकली जैसे किसी घर में किसी बच्चे का बर्थडे या फिर आप लोगों का जन्मदिन है, तो वहां पर गिने चुने आदमी आएंगे और गिना चुना ही खाना बनता है कि हाँ बस कुछ 8 10 15 20 आदमी आएंगे और अपना केक सेक काटेंगे और मजा करेंगे, पार्टी सार्टी करेंगे, जाएंगे। तो वही होता है कि एक चुने हुए आदमी आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये जब बात करते हैं, पहला एग्रीमेंट तो है वो थोड़ा कॉमन देखने को मिलेगा कि हाँ किसी भी कंट्री के साथ में अगर रिलेशन बनाने तो पहले हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं कि कोऑपरेट करते हैं पहले एक दूसरे के साथ में, फिर देखते हैं पार्टनरशिप होगी या नहीं होगी। आप लोग देखते हैं ना कि जैसे मान लीजिए किसी बोलते हैं कि एक लड़का और एक लड़की की शादी करनी है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं पहले एक दूसरे को जान लेते हैं उसके बाद में देखेंगे। यानी कि पहले एक दूसरे को समझो कि भाई साहब एक दूसरे के साथ रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, क्योंकि ये इतनी खतरनाक चीज है। इसमें किसी इंसान के साथ में अगर आप लोगों को रहना है ना, तो यहाँ पर पूरी जिंदगी बंध के रहना है उसके साथ में। और अगर उस इंसान के साथ में आप लोग के थॉट मिल जाते हैं तो जिंदगी बल्ले बल्ले है, पर लेकिन अगर थॉट नहीं मिलते हैं तो फिर गल्ले बल्ले सल्ले मल्ले सारे हो जाएंगे वहीं पर, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि दोनों के थॉट मिलने जरूरी है। तो इसलिए पहले क्या करते हैं, पहले कोऑपरेशन के बारे में बात करते हैं कि कोऑपरेट करो एक दूसरे के साथ में, और फिर एक दूसरे का नेचर समझो और तब जाकर पार्टनरशिप में आना आप लोग एक दूसरे के साथ में। तो यहां पर ऐसे ही फंडा देखने को मिलेगा। अब तक हम लोग साउथ कोरिया के साथ में कोऑपरेशन कर रहे थे, जिसको बोलते हैं यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो ये जो कोऑपरेशन में हम लोग आए थे साउथ कोरिया के साथ में 2010 के करीब में आए थे। तो अभी इस कोऑपरेशन को हम लोग किसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं, अब हम लोग इसको कॉम्प्रिहेंसिव जो यहां पर इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। यानी कि हमको लग रहा है कि हम लोगों ने इतना अच्छे से अब तक रिलेशन को मेंटेन रखा है कि हम लोग इसको अब पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनिशियल फेज में क्या होता है, वो होता है कोऑपरेशन और फिर आगे चलकर बन जाता है पार्टनरशिप। ये कॉन्सेप्ट आप लोग की समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहां भी कंफ्यूजन होगा वहां पर बोल देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ताकतवर पूछा आप लोगों से कौन सा है, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो ज्यादा ताकतवर है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के कंपेयर में। पहले तो ये बात आप लोग यहां पर याद रखेगा।
इसी के साथ में अगर बात करेंगे जो इसके अंदर जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, इसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, इसके अंदर आप लोग नॉर्मली ट्रेड करने की बात करते हैं कि चलो यार ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ में, और जो भी उल्टी सीधे एक दूसरे के ऊपर टैरिफ वगैरह लगा रखे हैं उनको हटा देते हैं, यानी कि थोड़ा सा सुगम बनाने की कोशिश करते हैं अपने एक दूसरे के साथ में रिलेशन के। पर लेकिन जब यहां पर पार्टनरशिप में आ जाएंगे तो भाई फिर तो सारी चीजें होंगी कि यार सर्विस में भी ट्रेड करेंगे, एक दूसरी कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, एफडीआई बढ़ाएंगे, तो सारा माहौल जो है वो अच्छे लेवल पर आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंडिया और साउथ कोरिया जो है वो चाहते हैं यहां पर कि कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो यहां पर साइन हो जाए और इसको लेकर हम लोग आगे बढ़े। अब आप लोग बोलोगे कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, साउथ कोरिया के साथ में अगर ऐसे रिलेशन हमारे बन जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। पर लेकिन यार बल्ले बल्ले के पीछे कई सारे गल्ले गल्ले रहते हैं, मतलब कई सारे प्रॉब्लम रहती है। वो प्रॉब्लम क्या है पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं। आज की डेट में साउथ कोरिया का रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो बड़ा ही ताकतवर है, यानी कि यहाँ पर जो लोग जो हैं वो प्रोडक्ट बड़े शानदार बनाते हैं। साउथ कोरिया की किसी भी कंपनी का नाम आप लोग उठा लीजिए। अच्छा, साउथ कोरिया की किसी गाड़ी की कंपनी का नाम आप लोगों को पता है? चलिए बताइए। बहुत सारी ऐसी कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो शानदार तरीके से हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं। अब साउथ कोरिया में जो मैन्युफैक्चरिंग जो गुड है उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। कल को चलकर अगर हम लोग यहाँ पर ये एग्रीमेंट बनाते हैं पार्टनरशिप वाला, तो सारे जो टैरिफ वगैरह हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग को कम करने पड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर ज्यादा प्रतिबंध भी नहीं लगाएंगे, आसानी से एक दूसरे की कंट्री के अंदर में सामान का आवागमन आप लोग को होता हुआ नजर आएगा। आप लोग बोलोगे यार अच्छी बात है, एक दूसरे कंट्री में सामान आ रहा है, एक दूसरी कंट्री में चीज आ रही है, पर इससे हमारी कंट्री को क्या नुकसान होगा? हमारी कंट्री को तो नुकसान ही होगा ना। हमारी कंट्री में जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, हमारी कंट्री में जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं हमारी कंट्री की खुद की कंपनी के द्वारा, वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगे साउथ कोरिया के प्रोडक्ट को लेकर, और साउथ कोरिया के प्रोडक्ट जो है हमारी कंट्री में आसानी से बेचे जाएंगे क्योंकि उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो इंडिया ये बोलता है कि देख यार साउथ कोरिया, तू आज की डेट में हमारी कंट्री में लाकर प्रोडक्ट बेचेगा, बढ़िया बात है, क्योंकि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है, तो तुम्हारे प्रोडक्ट अच्छे से लोग खरीदेंगे भी, तुम्हारी कंट्री को फायदा होगा। पर लेकिन ट्रेड का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि एक देश को फायदा और दूसरे को नुकसान हो, वरना हम तो ट्रेड डेफिसिट में चले जाएंगे, यानी कि हम तो बस खरीदते रह जाएंगे तुमसे, हम लोग तुमको बेचेंगे नहीं कुछ भी, यानी कि इंपोर्ट करते हुए रह जाएंगे, एक्सपोर्ट तो हम तुमको कुछ करेंगे नहीं। तो साउथ कोरिया ने बोला कि भाई इंडिया चाहता क्या है ये तो बता दे। तो इंडिया ने बोला कि देख यार, तू हमारे यहाँ पर अपने प्रोडक्ट लाकर बेच, सही है, हम तुम्हारे प्रोडक्ट खरीदेंगे, मतलब हमने हमारी जनता खरीदेगी और तेरी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा, पर लेकिन इसके बदले में तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको भी भाई साहब इसके बदले में हमारा कुछ फायदा करना पड़ेगा। साउथ कोरिया बोला मतलब क्या है तुम्हारा? कि मतलब हमारा यह कि आज की डेट में अगर हमारी कंट्री के लोग तुम्हारे यहाँ पर काम करने आते हैं तो उनको तुमको काम देना पड़ेगा। मान लीजिए आज के डेट में कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो यहाँ पर एक काफी अच्छा इंजीनियर है और वो काम करने आना चाहता है, तो उसको काम करने दो, यानी कि हमारी कंट्री के लोगों को लेकर आओ। कोई टीचर जाना चाहता है तो टीचिंग के लिए से इंग्लिश की बात करें तो साउथ कोरिया में अच्छी टीचिंग इंग्लिश के टीचर की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि इंग्लिश सीखना साउथ कोरिया के लोग चाहते हैं, तो हमारी कंट्री में अच्छे खासे टीचर आप लोगों को मिल जाएंगे इंग्लिश के। इसी के साथ में अगर कोई और भी काम अगर कोई करना चाहते हैं तो यानी कि तुम हमारे यहाँ प्रोडक्ट बेचो, और हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है दूसरे नंबर पर यार, तो हमारे लोगों को तुम काम दो वहां पर। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग को भी कुछ ना कुछ फायदा होगा। उससे क्या फायदा होगा हम लोग को? जब हमारे लोग जाकर साउथ कोरिया में काम करेंगे तो वो क्या करेंगे, उनको साउथ कोरिया की जो बेसिकली जहां पर वो काम करेंगे उनकी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनीज उनको सैलरी देगी, और वो पैसा जो है वो फिर इंडिया में आप लोगों को वो रेमिटेंस की फॉर्म में आता हुआ नजर आएगा। रेमिटेंस मतलब अगर हमारे देश के लोग किसी बाहर के देश में रहकर काम करते हैं और अपने देश में वापस पैसा भेजते हैं तो उसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। तो रेमिटेंस की फॉर्म में वो पैसा आप लोग को अपने देश में वापस आता हुआ नजर आएगा। तो अगर मोटे मोटे तौर पर थोड़ा सा आप लोग चक्षु खोलकर इसको आप लोगों ने ध्यान से समझा होगा तो आप लोगों के दिमाग में एक बत्ती जली होगी। बत्ती क्या जली होगी? हमारी कंट्री में साउथ कोरिया ने लाकर अपना सामान बेचा, तो सामान बेचने के बदले साउथ कोरिया क्या गया, हमारी कंट्री से पैसा लेकर चला गया, क्योंकि हम लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा और उनको पैसा दिया। अब इंडिया का पैसा जो है वो कहां चला गया? बेसिकली मतलब एक तरीके से ज्यादा हमारे देश का पैसा चला गया साउथ कोरिया में। अब हम लोगों ने क्या किया, अपने देश के लोगों को साउथ कोरिया में भेज दिया काम करने के लिए अलग अलग फील्ड में। अब यहां पर ये जाकर काम करेंगे तो फिर ये पैसा लेकर अपने देश में वापस आएंगे। तो अब साइकिल कंप्लीट हो गई, यानी कि अब बराबर के हकदार हैं हम लोग एक दूसरे के। अब यहां पर पार्टनरशिप हो गई, इसको बोलते हैं रियलिटी में पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप ऐसी होनी चाहिए भाई दोनों को फायदा हो, ऐसे थोड़ा ना कि एक का फायदा हो एक का नुकसान हो। तो ये बातें यहां पर बेसिकली समझाने की बात आ गई। तो ये तो कुछ चीजें चली रही थी, पर लेकिन लोगों से काम थोड़ी ना चलेगा, और भी कई सारी चीजें हैं। हम लोगों ने बोला कि यार ठीक है ये तो चीजें चल रही हैं, पर कुछ और भी काम करते हैं कि देख तुम्हारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हमारी मार्केट में आ रही है, पर इसके साथ में कुछ और थोड़ा सा हम लोग को हक दो थोड़ा सा। वो बोला क्या हक चाहिए भाई आप लोग को? यार हमारी कंट्री में ना आज की डेट में देखिए साउथ कोरिया में अगर आप लोग बात करेंगे, मीट खाने वाले सबसे ज्यादा, अगर जैसे नहीं जैसे भैंस वगैरह इनकी सबकी जो मीट खाई जाती है, सबसे ज्यादा कंजप्शन इनका आप लोगों को लार्ज स्केल पर साउथ कोरिया में देखने को मिलेगा। पर लेकिन हमारी कंट्री में अगर बात करें तो हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इनको। अगर बात करें बहुत सारे ऐसे देश हैं हमारी कंट्री में से
कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा आप लोगों को कमेले देखने को मिलेंगे जहां पर जानवरों को काटा जाता है। तो यहां पर हम लोग ये कहते हैं साउथ कोरिया को कि हमारी कंट्री में जो भी जानवरों को काटा जाता है, जानवरों को बेचा जाता है, तुम उनको खरीदो और हम तुमको अपनी कंट्री में से जानवरों का मांस वगैरह बेचेंगे। तो यहां पर साउथ कोरिया ये बोलता है कि यार हम तुमसे, देखिए से आप लोग अगर ये मांस लाकर जानवरों का हमारे देश से बेचोगे, हम तुमसे खरीद तो लेंगे, पर लेकिन एक दिक्कत है। इंडिया ने बोला क्या दिक्कत है? यार देख, आज की डेट में ना तुम्हारे देश में जो एनिमल है ना, उनके लिए एक सर्टिफिकेशन आप लोगों को लाकर देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हेल्थ, यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल जो हेल्थ है, उसे सर्टिफिकेट लाकर दे दो हम लोग को कि तुम्हारे देश में जो भी जानवर है उनका जो मांस है हमारे देश में तभी लोग खा पाएंगे जब तुम्हारे देश के अंदर जो जानवर है उनके अंदर FMD नाम की डिजीज नहीं देखने को मिलेगी। FMD नाम की डिजीज क्या रहती है? इसको बोलते हैं बेसिकली फुट एंड माउथ डिजीज, यानी कि जब जानवरों का मुंह पक जाता है और जानवरों के खुर वगैरह पक जाते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। इसकी वजह से जानवरों की जान भी एक बार को जाने लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उस जानवर को कटवा देते हैं और फिर उसका मांस, उसकी मीट वगैरह हम लोग बेचते हैं अलग अलग कंट्री में, और हमारे देश में एक्सपोर्ट जो है काफी लार्ज स्केल पर होता है। तो यहां पर इंडिया बोला कि यार देखो, अगर आज की डेट में हम लोग बोले तुमको कि तुमको हमारे जो बेसिकली हम लोग जो सामान यहां पर बेच रहे हैं तुमको उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे देश में सामान में कुछ गड़बड़ है। पर लेकिन अगर हमारे देश के सामान में कुछ गड़बड़ है, यार हमारे देश का सामान जो है वो सिंगापुर भी खरीद रहा है, हमारे देश का सामान और भी कई सारी कंट्री खरीद रहे हैं, अगर हम लोग यहां पर तुमको उन कंट्री से बात करवा दें कि यार देखो वो भी सामान खरीद रहे हैं, उनके वहां पर तो कोई ऐसी बीमारी देखने को नहीं मिले कि ऐसी कोई बीमारी यहां पर हो रही है, तो वो भी तो आराम से हमारे देश का बेसिकली मांस वगैरह खा रहे हैं, तो फिर तुमको क्या दिक्कत है हमारे देश से मांस वगैरह खरीदने में? तो साउथ कोरिया बोलता है कि यार तुम इससे लिखवा के क्यों नहीं लेकर आ पाते, तुम एक बार इससे लिखवा के लेकर आ दो। तो इंडिया अगर यहां पर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हेल्थ के अंदर जाएगा तो देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग से रूल और रेगुलेशन होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा अड़ जाएगा कि हम लोग यहां पर उस सर्टिफिकेशन को लाकर नहीं ला पाएंगे, और फिर हमारी कंट्री के अंदर यार देखो जानवर कहां कहां पर कितने कैसे कैसे जानवर है, कहां पर जाकर किस किस को चेक करेंगे, किस किस का मांस जा रहा है, कहां से कट रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा हो जाएगा। आज के में ऐसा हो जाएगा जैसे कोरोना वायरस की डोज एक एक इंसान को पिलानी, हर एक घर में जाकर जानवरों को चेक करना, उनको डोज देना, इंसानों को तो डोज देने रहे तो हमारे हाथ बन जाते। तो इंडिया ने ये बोला, इंडिया थोड़ा चालू आदमी है, आप लोगों को पता है, हम लोग थोड़ा सा जब चलाने पर आते हैं तो सबको चला लेते हैं, तो हमने बोला यार देख तुम अगर जाकर आज के में तुम सिंगापुर से पूछोगे तो सिंगापुर में लोग जो है आराम से हमारे देश का मांस वगैरह खा रहे हैं और आराम से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, उनमें किसी में भी बीमारी देखने को मिली जिसको आप लोग बोलते हैं यहाँ पर फुट एंड माउथ डिजीज। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है भाई साहब, ये जूनोटिक बीमारी नहीं है कि ये इंसानों में पहुंच जाएगी जानवरों से, ये तो जानवरों के अंदर जानवरों में ही रहेगी। अगर आप लोग ऐसा लग रहा है ऐसा है भी, और आज तक सिंगापुर में तैयार किसी को कोई बीमारी नहीं हुई, तो इन्होंने बोला नहीं बीमारी है। तो फिर यहाँ पर एक और बीमारी है, याद रखिएगा, ये तो है बेसिकली फुट एंड माउथ डिजीज, एक है यहाँ पर हैंड फुट एंड माउथ डिजीज। तो इंडिया ने बोला कि जिस बीमारी का आप लोग नाम जिक्र कर रहे हो, जो बीमारी को लेकर आप लोग डर रहे हो, उसको बोलते हैं हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है, और वो स्किन से रिलेटेड बीमारी होती है। हमारी कंट्री में नॉर्मली वो बीमारी देखने को नहीं मिलती है जानवरों में, तो आप लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने इनको बेसिकली थोड़ा सा मस्का लगाया, और इस वाले एरिया में भी हम लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए बेसिकली साउथ कोरिया को मना रहे हैं। अगर इस एरिया में व्यापार कर पाएंगे तो काफी लार्ज स्केल पर हमारे देश में से जो मीट का व्यापार है वो साउथ कोरिया में जाता हुआ नजर आएगा। तो यहां से आप लोग मोटे मोटे तौर पर ये समझ पा रहे होंगे कि आज की डेट में इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन जो है इसके पैटर्न में कितने आगे बढ़ जाएंगे, अगर यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि यहां पर पार्टनरशिप में हम लोग आ जाएंगे। यानी कि अगर बात करेंगे यहां पर एक दूसरे के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, तो फिर ये सारे मुद्दे आप लोग एक दूसरे की कंट्री के साथ में होते हुए नजर आएंगे। तो पूरा आर्टिकल समझ में आ गया, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसको लेकर। अब यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर ये लिख रखी है, जो राम कहानी मैंने अब तक सुनाई है आप लोगों को, वो सारी नोट्स की फॉर्म में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। हमारी कंट्री में अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में बात करें, ऐसा नहीं है कि यही एक अकेला देश है, हम लोगों ने यहाँ पर और भी कई सारी कंट्री के साथ में यहाँ पर कर रखे हैं, ठीक है। जैसे कि आगे बात करें हम लोगों ने अभी इसको आगे लेकर चले, जापान के साथ में, अभी यूएई के साथ में भी हम लोग लेकर चल रहे हैं, बांग्लादेश के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसके साथ में भी हमारे ये बेसिकली व्यापार बढ़ते हुए नजर आएंगे। और अभी इंडिया और जो बेसिकली साउथ कोरिया का ये टारगेट है कि हम लोग 50 बिलियन का व्यापार करें। तो 50 बिलियन का अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो भाई साहब ट्रेड में एक बैलेंस भी तो होना चाहिए, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड है। बायलैटरल मतलब जब दो कंट्री आपस में करती है, तो ऐसा तो है नहीं हम लोग तुमको जाकर अपना सामान जो है बस तुमसे खरीद कर लेकर आते रहेंगे और तुम्हारा घर भरते रहेंगे। अब हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे भाई साहब, अब हम लोग सामान बनाने लगे हैं।
तो इसके चलते एक सप्लाई चेन रेजिलेंट की बात की जाती है, जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी थी उसको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है आज के डेट में। तो इंडिया और जो कोरिया है वो मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं। और जब सब शब्द कोरिया बोला जाता है तो इसको किम जोंग उन की कंट्री नॉर्थ कोरिया मत समझ लेना आप लोग, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, तो बात की जा रही है साउथ कोरिया के बारे में, ठीक है। तो मिलकर काम करेंगे तो हमारी कंट्री में से और भी कई सारे प्रोडक्ट जो है कोरिया में जाएंगे और कोरिया के हमारी कंट्री में कई सारे प्रोडक्ट आएंगे। तो आगे आने वाले टाइम में यहां पर जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने की बात की जा रही है। फिलहाल 5 बिलियन था ट्रेड डेफिसिट और ये बढ़कर अभी 8 बिलियन हो गया है, यानी कि साउथ कोरिया से सामान खरीद कर लेकर आ रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं। तो ये कंसर्न है जिसको सही करने की, सुधारने की बात यहां पर की जा रही है। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी पॉलिटिकल मुद्दे के बारे में बात करें तो जब कोरिया के अंदर वॉर चल रही थी यहां पर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के, इंडिया हमेशा सपोर्ट करता था कि दोनों के बीच में सीज फायर हो जाए। सीज फायर मतलब शांति की जिंदगी जिए और मजे में चीजों को आगे लेकर चले। तो इसी के चलते यहां पर 27 जुलाई 1953 में जब सीज फायर यहां पर डिक्लेयर किया गया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के द्वारा, तो इंडिया ने उसको सपोर्ट किया। भाई साहब शांति में रहो, हम लोग ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, हम लोग इतने दिनों से झेल रहे हैं, तुम फालतू में क्यों अपने सर में मतलब सर में खुजा कर रहे हो, जब ऑलरेडी देख लो दूसरे से सीख लो, हम भी यहां पर लगे हुए इतने दिनों से। तो वही चीजें यहां पर देखने को मिली। तो साउथ कोरिया जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया, खासकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साउथ कोरिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया इंडिया, क्योंकि वो साउथ में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मतलब अगर मैप में आप लोग देखोगे तो आप लोग चीजों को समझ पाओगे। जैसे यहां पर साउथ कोरिया हो गया, ठीक है, तो साउथ में अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा और इंडिया जो है वो यहां पर अगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा तो वहां पर साउथ कोरिया के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट वगैरह होंगे, तो दोनों कंट्री से एक दूसरे को फायदा होता हुआ यहां पर नजर आएगा। साउथ कोरिया की सदर्न पॉलिसी और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये इंप्लीमेंट होती नजर आएंगी। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट है 2010 में आया था, उसके चलते हमारी कंट्री के बीच में काफी सारा ट्रेड व्यापार हो रहा है जो आज के दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कोरिया प्लस करके हम लोगों ने फैसिलिटेशन कर दी कि कल को कोरिया की कोई कंपनी आकर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती है तो भाई साहब दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, वो एकदम आए, इन्वेस्टमेंट करें और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आए और आगे बढ़े। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो साउथ कोरिया जो है हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाली कंट्री भी है, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखिएगा। बाकी अगर डिफेंस के मामले में बात करें तो इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में डिफेंस के भी अच्छे रिलेशन है। सहयोग लोग जो यहाँ पर बेसिकली इनको एक एग्रीमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा जिसमें ओशन के अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और हमारा फ्रेंडशिप भी आप लोग को देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली के कैंटोनमेंट वाले एरिया में इंडिया कोरिया जो फ्रेंडशिप पार्क भी यहाँ पर बनाया गया और ये तो अभी इनोग्रेट किया गया था 2021 में। तो हमारे डिफेंस में भी रिलेशन आज के दिन में आगे बढ़ रहे हैं। और कल्चर के मामले में तो बहुत ही अच्छे रिलेशन है अगर बात करें, क्योंकि पुराने टाइम पर कोरिया के जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे जिनका नाम था हेचो होंगजियो, तो यहां पर इनके द्वारा विजिट किया गया था इंडिया में। आज के डेट में फिर इनके द्वारा जब यहां पर चीजें आए और लिखकर अपने देश में गए, यहां पर कई सारी चीजें लिखी गई इनके द्वारा। तो हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा यहां पर ये इस तरीके की चीजें जो होती है उससे हम लोग अपनी हिस्ट्री को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अलग अलग कंट्री के ट्रेवलर हमारे देश में आते थे, कुछ ना कुछ लिख कर जाते थे, तो हम लोग उनको पढ़ पढ़कर समझ पाते हैं कि उस टाइम पर हमारे देश में क्या क्या चीजें हुआ करती थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यहाँ पर लैम्प ऑफ द ईस्ट, यहाँ पर ये बेसिकली कोरिया के बारे में बोला गया था 1929 में। कोरिया एक काफी एक तरीके ब्राइट कंट्री, यहाँ पर एक काफी अच्छे लेवल पर आगे बढ़ने वाली कंट्री के तौर पर इसको देखा जाता था। इंडियन जो कल्चर सेंटर है ये सियोल के अंदर में 2011 में, और यहाँ पर बुसैन जो कि साउथ कोरिया के अंदर एक सिटी है वहां पर 2013 में ये इस्टेब्लिश किया गया। इनके एक दूसरे कल्चर को समझेंगे। सरायू इन अयोध्या में एक राम कथा पार्क है, वहां पर अभी रिसेंटली उस पार्क का नाम चेंज करके यहाँ पर क्वीन ह्यो हुआंग ओके ये मेमोरियल जो यहाँ पर बनाया गया। तो ये यहाँ पर इनकी जो रानी है ये माना जाता है कि उसके रिलेशन जो है वो हमारे देश के साथ में थे। तो इससे आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, आगे कुछ और बातें अगर बात करें, साउथ कोरिया और जो यहाँ पर इंडिया है मिलकर काम करते हैं यूएन में, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, आसियान में, ईस्ट एशिया समिट में और G20 के अंदर में। तो अब दोनों कंट्री कैसे आगे लेकर चलती है चीजों को, कैसे लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट रख पाते हैं। दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों कंट्री एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, दोनों कंट्री के बीच में रिलेशन जितने अच्छे रहेंगे उससे दोनों कंट्री को फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, आया कि नहीं आया मजा आर्टिकल सुनने में? ठीक है, तो ये होता है जब कोई एडिटर नहीं लिख रहा है आर्टिकल, कोई आर्टिकल लिखने वाला नहीं है, तो इसको कहते हैं फिर अपने हिसाब से आर्टिकल को पढ़ाना। और जब अपने हिसाब से आर्टिकल पढ़ाया जाता है तो फिर भाई साहब जो इंसान का जो भी यहाँ पर नॉलेज होती है वो काम आता है। तो यानी कि जो भी मैंने आज तक इस आर्टिकल के बारे में चीजें पढ़ी थी, समझी थी, जानी थी इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन के बारे में, उसका एक मिक्सचर आप लोगों के सामने मैंने रखा है। आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में पूरी क्लैरिटी आ गई होगी इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन में। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन अगर हो तो बताइएगा, उसको दूर किया जाएगा। और ये जो मीटिंग अभी देखने को मिली यहाँ पर जनवरी 11 2022 में, ये दिल्ली का जो ताज होटल है वहां पर जाकर मौज मस्ती की गई और वहां पर ये मीटिंग देखने को मिली। ठीक है,
तो ये थी बेसिकली एक मीटिंग पूरी इनके बारे में। आइए अब आगे चलते हैं। एक ऐसा इंसान जो कि कहने के लिए तो दुनिया में कहता है कि मैं सबसे ताकतवर कंट्री हूं, अगर उसको बोले कि इंडिया के साथ में कंपेयर करना है तो उसको चिड़न हो जाती है कि इंडिया के साथ में क्यों कंपेयर कर रहे हो, मुझे यूएसए के साथ में कंपेयर करो, मैं पावरफुल कंट्री हूं। पर लेकिन जब बात करते हैं मजा लेने की कि यहां पर तुम तो यार बहुत ही अमीर कंट्री हो, कि हाँ बोलते हैं बहुत अमीर कंट्री हो, तो ठीक है यार जो तुमको फायदे मिल रहे हैं डेवलपिंग कंट्री को सारे फायदे छोड़ दो, तो ये रोने लगता है, कहता है नहीं भाई मैं डेवलपिंग कंट्री हूं। यार एक साइड में तो तुम अमेरिका के साथ में अपने आप को कंपेयर कर रहे हो और दूसरी साइड में तुम झोला लेकर घूम रहे हो कि नहीं हम डेवलपिंग कंट्री हैं। तो डेवलपिंग कंट्री अगर कोई गरीब आदमी है तो रिजर्वेशन का फायदा उसको लेने तो यार तुम एक अच्छे खासे कमाने वाले आदमी हो, तुम एक तरीके से दुनिया में वर्ल्ड में सारे दूसरे नंबर पर सबसे ताकतवर कंट्री हो और तुम कह रहे हो कि मुझे डेवलपिंग स्टेटस चाहिए, तो ये कितने हद तक सही है भाई, थोड़ा इसके बारे में सोचो। तो ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो आप लोग की वीडियो आती है ना शाम को 8:30 बजे, जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, ये समय मैं आप लोगों को अलग अलग न्यूज़पेपर जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, पीआईबी हो गया, या फिर कोई भी ऐसा इंपोर्टेंट जो यहाँ पर मैगजीन हो गया, उसके सारे आर्टिकल इकट्ठे करके मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया था काफी डिटेल में, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि बताओ यहाँ पर डब्ल्यूटीओ के अंदर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर बात करें डेवलपिंग जो स्टेटस यहाँ पर कंट्री को देता है वो कौन देता है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, कोई भी इसका आप लोगों को दर्जा नहीं देगा, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया है, आप लोगों की श्रद्धा के ऊपर छोड़ दिया गया है। जैसे नहीं हमारी कंट्री में गैस के सिलेंडर के टाइम पे मोदी जी ने बोला था कि जो अमीर लोग हैं वो अपनी श्रद्धा से ये सब्सिडी छोड़ दो, तो ऐसे ही यहाँ पर ये बेसिकली छोड़ दिया गया कि अपने हिसाब से आप लोग देख लो। तो चाइना ने बड़े ही ताव में अपने आप को डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस दे डाला। तो डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस देने का मतलब ये है कि चाइना का व्यापार अगर किसी कंट्री के साथ में होगा तो चाइना के ऊपर कुछ फायदे आप लोग को देखने को मिलेंगे। कुछ इसको ऐसा नहीं है कि डेवलपिंग कंट्री को नहीं कोई कमजोर इंसान है चलो यार उसको थोड़ा फायदा दे देते हैं, तो सारे फायदे देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही चाइना के द्वारा ये हरकतें की गई, यहाँ चेहरा देखो इस इंसान का, मतलब वैसे तो ये कहता है दुनिया में मैं सबसे ताकतवर हूं, वैसे इसको डेवलपिंग कंट्री बताना है अपने आप को। तो यहाँ पर साउथ कोरिया के द्वारा 2019 में अपने आप यहाँ पर ये स्टेटस छोड़ दिया गया था, बोला कि यार मैं आपस में वैसे में काफी अच्छी खासी कमाई है, सही हमारे देश के लोग रह रहे हैं, क्यों ही डेवलपिंग कंट्री का अपना टैटू लगा के हमको घूमना है। ठीक है, तो इन्होंने वो टैटू हटा दिया अपने शरीर पे से और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्होंने अपने आप को बोला कि हमें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए डेवलपिंग कंट्री के नाम पर लेकिन ये भाई साहब इनको चाहिए, ये इनका पेट नहीं भर रहा है। तो अभी यहां पर अगर बात करें डब्ल्यूटीओ जो है वो बेसिकली डिफाइन करता है डेवलप और डेवलपिंग कंट्री, ऐसा कुछ है क्या? नहीं डिफाइन करता है। यहाँ पर ये कंट्री के ऊपर छोड़ दिया गया उनके मेंबर के ऊपर कि यार तुम अपने आप अपनी औकात डिसाइड कर लो कि तुम्हारी औकात क्या है, कहां पर तुमको लगता है कि तुमको रखना चाहिए। तो मेंबर कंट्री जो है फ्री है अपने आप को डेवलप बोलने में या फिर डेवलपिंग बोलने में, तो जो भी ताज तुमको अपने सर पर अच्छा लगता है वो ताज तुम अपने आप डिसाइड कर लो। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर अगर कोई ऐसा फालतू में आनन फानन में ऐसा स्टेटस दे देगा अपने आप को कि वो लगेगा ना कि ऐसा कुछ है और फिर भी वो ऐसा स्टेटस दे दे, तो फिर मेंबर कंट्री जो है वो यहाँ पर इसको चैलेंज करते हैं। ठीक है, कि यार ये कर क्या रहे हो, सोच तो लो भाई साहब, थोड़ी तो शर्म करो। तो नहीं कहता है कि दुग्गल साहब थोड़ी तो शर्म करो, कर क्या रहे हो देखो तो सही। तो डब्ल्यूटीओ जो है उसने भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रखी इन चीजों की, यार कैसे डिसाइड करोगी कौन सी डेवलपिंग कंट्री है कौन सी क्या है। फिर भी यहाँ पर 164 के करीब जो मेंबर हैं वो अपने आप को डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में क्लासिफाई करके रखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर अगर बात करें तो यहाँ पर वो कुछ नहीं बोलता है, उसके मेंबर अपने आप यहाँ पर बोल देते हैं कि हम लोग भाई साहब डेवलपिंग कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई कंट्री अपने आप को डेवलपिंग कैटेगरी में दे देती है तो आखिर क्या फायदा है, क्यों इतना रो रहे हो अपने आप को डेवलपिंग बनाने के लिए? देखिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर उनको एडवांटेज देखने को मिलेगा, जैसे कि ये गरीब कंट्री है, अगर उसका कोई व्यापार किसी अमीर कंट्री के साथ में है तो अमीर कंट्री उसके ऊपर ज्यादा टैक्स वगैरह टैरिफ वगैरह नहीं लगाएगी, ताकि उसका प्रोडक्ट जो है गरीब कंट्री का अमीर कंट्री में लाके आसानी से बेचा जा सके। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड में उसको बेसिकली फायदे देखने को मिलते हैं और इसी के साथ में स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट उस कंट्री को दिया जाता है। तो इसके चलते मुद्दा ये रहता है यार देखो कोई गरीब तबका है ना सोसाइटी का, तो लोग ये सोचते हैं यार इसको थोड़ा सा फायदा हो जाए, ऐसा नहीं कि मतलब गरीब तबका बेचारा मरा जा रहा है सोसाइटी में, तो ये एक स्टेटस देने की कोशिश की जाती है। पर लेकिन चाइना को लगा कि लूट लो अपना ही माल है, तो यहाँ पर चाइना ने सोचा कि अपने हिसाब से यार जब स्टेटस देने की बात की जा रही है तो वही बात होगी कि अपने आप को ऐसा रिजर्वेशन दे डालो कि यहाँ पर अपने आप सारे मजे लूट डालो। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। चाइना जब की बात करें आज के डेट में, अगर चाइना के अंदर तो सारी अपर मिडिल क्लास इनकम आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चाइना आज के डेट में दूसरी कंट्री के साथ में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता हुआ नजर आता है, दूसरी कंट्री और इससे परेशान है और ये खुद अपने आप को यहाँ पर ये स्टेटस देने के लिए तुला हुआ है। तो चाइना जो है यहाँ पर ये गलत तरीके से लोगों के साथ में ट्रीटमेंट करता है, जैसे कि ये डिफरेंशियल अगर बात करें यहाँ पर ट्रीटमेंट देता है स्टेट एंटरप्राइज को। अपने देश की जो कंपनी है, बाहर का कोई लोग आ रहा है काम करने के लिए, तो दुनिया भर का डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि ये सही से ट्रीटमेंट नहीं करता है।
डेटा के ऊपर इतनी डिस्ट्रक्शन है आज के दिन में, चाइना के खुद के अपने सारी सोशल मीडिया हैंडल है, चाइना में कोई बाहर की कंपनी काम नहीं करती है, सारी मैक्सिमम जो खासकर सोशल मीडिया से रिलेटेड सारे हैंडल हैं वो खुद के सारे इनको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है, आज के में आप लोगों को पता है चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, सारी चीजें वहां पर बनती है। कोई कंट्री अगर कोई कंपनी कुछ काम करने के लिए वहां पर आती है तो सबसे पहले यहां पर बोलता है कि ये प्रोडक्ट के बारे में बताओ, तुमने प्रोडक्ट बनाया कैसे है। यानी कि मान लीजिए आप लोगों ने कल को चलकर कोई एक प्रोडक्ट बनाया काफी शानदार, कोई फोन बनाया बहुत ही शानदार आप लोगों ने, ठीक है, उस फोन के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रखी है जो कि किसी को पता नहीं है। अब चाइना बोलेगा कि आप बोलोगे यार हमको ना फोन मैन्युफैक्चर करना है, और चाइना में जाकर बोलोगे कि यार एक हमको जगह दे दे, हम अब यहाँ पर फोन बनाएंगे और बेचेंगे, तो चाइना पहले ये बोलेगा कि ये बता इस फोन को तूने बनाया कैसे है, यानी कि उसकी सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपने आप ले लेता है और फिर यहाँ पर उसका क्या करता है, कॉपी मारकर अपने आप उसको इंप्लीमेंट कर देता है। तो इसके चलते चाइना कोशिश ये करता है कि ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा भी ना किया जाए और सामने वाले से सारी चीजें पूछ ली जाए और फिर अपनी कंट्री में उनको इंप्लीमेंट कर दी जाए। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रॉपर वे में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं उनको भी इन्फोर्स नहीं करता है। वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज के डेट में, और ये बोल रहा है कि मैं डेवलपिंग कंट्री हूं, मेरे हाथ में कटोरा है, यानी कि इसके हाथ में कटोरा है और ये भाई साहब उस कटोरे को लेकर घूम रहे हैं। आज के डेट में अगर बात करें जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बात करें, सॉरी वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें, तो वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है क्लासिफिकेशन की लो कंट्री है, एक तरीके से लोअर मिडिल कंट्री है, या अपर मिडिल कंट्री है, या हायर इनकम कंट्री है। तो ये इसके द्वारा ये जो इंफॉर्मेशन दी जाती है ये 1 जुलाई को दी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखिएगा। इसके बेस पर दी जाती है कि ग्रोस नेशनल इनकम कैसी है कंट्री की, मतलब उस कंट्री में लोगों के द्वारा और या फिर बिजनेस के द्वारा जो भी अर्निंग की जा रही है उसके बारे में बात की जाती है। इसको जीएनआई यानी कि ग्रोस नेशनल इनकम आप लोग बोलते हैं। ग्रोस नेशनल इनकम का मतलब ये होता है कि एक तरीके से कितनी अर्न की गई है यहाँ पर देश में लोगों के द्वारा और बिजनेस के द्वारा। इसके बेस पर हमारी कंट्री जो है, अगर वर्ल्ड बैंक के बेस पर बात करें तो लोअर मिडिल इनकम कंट्री में हमारी कंट्री को डिफाइन किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, ये मत बोलना भाई साहब क्वेश्चन कहां से आ गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो अगर कल को चलकर यहाँ पर चाइना जो है अपने आप को डेवलपिंग कंट्री रखता है, तो यहाँ पर चाइना को जो है आराम से यहाँ पर एक तरीके से एक जो फायदे देखने को मिलेंगे, तो एक तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो भी यहाँ पर एक तरीके से व्यापार होता है जहां पर भी डेवलपिंग कंट्री का, उसमें ट्रेड बैरियर इनको ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी इनको दिया जाएगा। तो वो सारे फायदे उठाने के मूड में है चाइना, इसलिए चाइना अपने आप को यहां से निकालने के लिए तैयार नहीं है। जबकि मोटे मोटे तौर पर अगर बोलो आज के में चाइना के अंदर अगर पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करें लोगों की, यानी कि लोग कितना पैसा कमा रहे हैं यहाँ पर हर एक इंसान के हिस्से में, ये माना जाता है कि 10,435 के करीब डॉलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जबकि इंडिया के अंदर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 1,928, यानी कि हमारा 2 गुना भी नहीं है, हमारा यहाँ पर 2,000 भी नहीं है, पूरा हमसे 5 गुना ज्यादा है। और ये चाहता है कि इंडिया की कैटेगरी में हमको रखा जाए। तो ये तो बहुत बदतमीजी वाली पराकाष्ठा चाइना यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर चाइना के खिलाफ कई सारी कंट्री जाकर खड़ी होगी कि भाई साहब कर क्या रहे हो, तो देख लो एक बार। तो उसके चलते कि कुछ तो शर्म करो दुग्गल साहब, तो वाली बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब दुग्गल साहब कितनी शर्म करेंगे तो उसके बारे में जब भी कुछ शर्म होगी वो हम बात करेंगे। तो लग ये रहा है कि चाइना हालांकि छोड़ देगा इसको, पर लेकिन छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा वो बात करेंगे तभी, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो कि यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में पूरा कहानी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा जरूर यार, इसको आगे कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि लेक्चर आप लोगों के लिए सही लग रहा है तो उसको सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करा करो। आप लोग लेक्चर को लाइक कर यार ये कमेंट कर बता सकते हैं लेक्चर कैसा लगा। और अगर आप लोगों को लगता है 10 में से मार्क्स देने हैं तो लेक्चर में आप लोग मार्क्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर पार्टिसिपेट किया करो। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को न्यूज देखने को मिलेगी। आप लोगों ने देखा होगा आज की डेट में अगर बात करें तो हर एक कंट्री जो है वो व्यापार करना चाहती है दूसरी कंट्री के साथ में, पर लेकिन इस व्यापार को संभालने का भी काम करती है एक कंट्री नहीं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा आर्टिकल कवर किया गया था यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर। तो इसके बारे में मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या मुद्दे समझते हैं। अभी यहाँ पर कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चली गई थी, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद में उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो व्यापार को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अपनी कंट्री में वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो जो शुगर है यानी कि जो चीनी है, चीनी के जो मिल है उनको इतना पैसा दे रहा है जिसके चलते यहाँ पर क्या हो रहा है कि चीनी का प्राइस काफी ज्यादा डाउन हो जा रहा है। और अगर हम जो चीनी ले जाकर बेचे आज के दिन में इंडिया के अंदर में, उसके कंपेयर में उसकी खुद की चीनी इतनी सस्ती है कि हमारी चीनी कोई खरीदेगा नहीं। तो इसके चलते ये क्या कर रहा है, ये व्यापार को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। तो ये बातें यहाँ पर बोलेगी इंडिया के खिलाफ। अब इंडिया जो है वो शांति में थोड़ी ना बैठेगा, इंडिया भी पहुंच गया यहाँ पर अपील करने के लिए। जो WTO के अंदर हमारे खिलाफ में यहाँ पर केस पहुंचा, तो उसको अपील करने के लिए हम भी पहुंच गए कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, जो बातें तुम बोल रहे हो इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध है नहीं।
और अगर इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध भी होगा तो इसे मात्र एक सहयोग कहा जाएगा। मतलब क्या इसका मतलब समझाता हूं। अगर आज के डेट में डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करें तो डब्ल्यूटीओ के पास में 3 काले जादू बॉक्स हैं। ये 3 काले जादू बॉक्स कौन कौन से हैं? एक को बोलते हैं ग्रीन बॉक्स, दूसरे को बोलते हैं ब्लू बॉक्स और तीसरे को बोलते हैं यहां पर बेसिकली यहां पर अंबर बॉक्स। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग समझिएगा है क्या। ये 3 बॉक्स इसने बना रखे हैं और इन 3 बॉक्स में ये बोला है कि अगर वर्ल्ड में ट्रेड होना है, ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो ट्रेड ऐसे होना है ताकि हर एक इंसान को फायदा हो। ऐसा नहीं होना है कि आप लोग जो है अपने अपने देश में अगर बाहर की कंट्री आ रही है उसको आप लोग पैर ही नहीं टिकने दे रहे हो। ऐसा होगा तो कोई आप लोग के अंदर आके इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। तो जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होती है, सब्सिडी का मतलब होता है एक तरीके की छूट देना। तो यहां पर ऐसा मतलब है, मान लीजिए आज के में हमारी कंट्री में किसान जो है, ठीक है, किसानों को डायरेक्ट पैसा ना देकर हम लोग क्या करें, हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कोई नया बीज बना दे किसानों के लिए। ठीक है, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोगों ने कोई नया एक बीज बना दिया जिससे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है, किसानों ने खेतों में फसल उगाई और बल्ले बल्ले काम चल रहे हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या फिर रीजनल डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम बना दे, तो इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट किसानों को सब्सिडी नहीं दी हम लोगों ने उनको काम करने के लिए एक आसान माहौल बना दिया। तो ऐसी सब्सिडी में कितना भी पैसा आप लोग दे सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना पैसा चाहो तुम लोग खर्च कर सकते हो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस पे कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएगा, यानी कि जितना इच्छा हो तुम्हारी उतना खर्च कर लो तुम, कोई तुमको नहीं बोलने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्टली हम लोगों ने किसानों को सब्सिडी नहीं दी, हम लोगों ने क्या किया, यहां पर बेसिकली फैसिलिटेशन प्रोवाइड करा उनको। तो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं कर रही है, तो इसमें कितना भी खर्च कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है खर्च करने की। ठीक है, ठीक है भाई साहब, बढ़िया, इसीलिए इसके ऊपर टिक लग गया, ये सही है, ये काम आप लोग कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर, इसको बोलते हैं ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स सब्सिडी में क्या करते हैं, नो डायरेक्ट लिंक टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि यहां पर किसानों को डायरेक्ट बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिल जाए और किसानों का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बहुत ज्यादा सस्ता हो जाए, और उसके चलते फिर अगर बाहर से कोई प्रोडक्ट बेचने आ रहा है उसका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में किसानों के प्रोडक्ट के बराबर न टिक पाए, और इससे क्या होगा, दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट हमारे देश में नहीं चल पाएगा। तो ये भी एक तरीके की सब्सिडी हो जाती है। इसमें क्या करना है, मान लीजिए हमारे देश में हम लोगों ने रोड का डेवलपमेंट कर दिया, हर जगह रोड को कनेक्ट कर दिया। अब किसानों को अगर रोड का कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी उनको खेतों की, या फिर हम लोगों ने खेतों के अंदर यहां पर कोल्ड स्टोरेज चेन बना दी, तो उससे क्या होगा, उनका प्रोडक्ट जो है वो खराब नहीं होगा। तो किसानों को काफी अच्छी सपोर्ट मिलेगी, यहां पर अपना प्रोडक्ट वहां पर ले जाकर रखे और फिर उसको मार्केट में ले जाकर बेच दे। तो डायरेक्ट प्रोडक्शन में कुछ फायदा नहीं पहुंचा है कि हम लोगों ने उनको बीज दे दिए ले जाकर, हम लोगों ने उनको बेसिकली यहां पर की सब्सिडी दे दी कि तुम इतने में ले लो, इतने में बेच लो और तुमको फायदा देखने को मिलेगा। तो ये इसका कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट इंडिया हम लोगों ने क्या की, रोड बना दी। अब रोड आसानी से सही रहेंगी, खेतों से यहां पर मार्केट में कनेक्ट होगी तो आसानी से प्रोडक्ट जाएगा। तो ऐसी सब्सिडी भी आप लोग दे सकते हो, ये भी एक डिस्ट्रॉय करने वाली सब्सिडी नहीं है। ठीक है, पर लेकिन अगर नेक्स्ट लेवल पर हम लोग पहुंचते हैं तो ये सबसे खतरनाक होती है, इसको बोलते हैं अंबर सब्सिडी। अंबर सब्सिडी में क्या होता है, मान लीजिए आज के डेट में इसमें क्या किया था, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो डेवलप्ड यानी कि अमीर कंट्री और दूसरा है डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो जो डेवलपिंग कंट्री है यहां पर वो क्या कर सकती है, वो 10% की सब्सिडी यहां पर दे सकती है। 10% की सब्सिडी मतलब यानी कि मान लीजिए 100 रुपए अगर यहां पर किसी किसान को खर्च किया है उसने अपने खेत में, ठीक है, तो यहां पर उसको 10 रुपए यहां पर गवर्नमेंट दे सकती है छूट के तौर पर, ताकि अगर वो प्रोडक्ट कल को मार्केट में ले जाकर बेचे तो उसको फायदा देखने को मिल जाए। यानी कि 100 रुपए पर 10 रुपए हम लोग यहां पर इनको सब्सिडी प्रोवाइड करा सकते हैं, और जो अमीर कंट्री है वो 100 रुपए पर 5 रुपए यहां पर सब्सिडी प्रोवाइड करा सकती है। ऐसा कुछ प्रोविजन यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर अभी ये बोला गया कि हमारी कंट्री के जो मिल ओनर है उनको हमारी कंट्री के जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा काफी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया, जिसके चलते यहां पर आज की डेट में हमारी कंट्री में जो शुगर का प्राइस है वो काफी एक लो लेवल पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और बाहर की कंट्री की जो शुगर है वो हमारे देश में नहीं बेची जा रही है। तो ये मुद्दा ऐसा हो गया, इसमें जब यहां पर इंडिया के सामने बातें रखेगी कि ऐसा कुछ आप लोगों ने किया है, तो इंडिया ने यहां पर बेसिकली क्या किया, इंडिया ने यहां पर मना कर दिया। ठीक है, तो इंडिया ने ये बोला कि यार देखो आज के में एक तो हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, अलग अलग मिल ओनर है यहां पर। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि वो खुद अपने हिसाब से चीजों को डिसाइड कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। पर लेकिन इंडिया की ये जो दलील थी ये रिजेक्ट कर दी गई। तो जैसे ही इंडिया की ये दलील रिजेक्ट की गई, फिर इंडिया कहां गया, ये बिल्कुल ऐसे हाई कोर्ट में आप लोग थे, हाई कोर्ट में आप लोग की दलील रिजेक्ट होगी, इंडिया पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। तो यहां पर अभी इंडिया कहां पहुंच गया, इंडिया पहुंच गया यहां पर अपलेट यानी कि अपली जो यानी कि एक तरीके से अपील करने वाले ट्रिब्यूनल के अंदर में। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर में आज की बात करें डब्ल्यूटीओ का, वो बड़ा ही सस्ता चल रहा है। यानी कहने का मतलब ये वहां ढंग से काम चल ही नहीं रहा है, वहां मेंबर की ढंग से अपॉइंटमेंट नहीं होती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी ढंग से काम करके नहीं गया। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर अब इंडिया जब जाएगा तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर ये फाइनल ऑथोरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी ये सारे डिसीजन लेने की। यानी कि अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो, पैनल के जो भी पैनल के द्वारा जो बातें बोलेगी
उसके अगर अगेंस्ट में आप लोगों को जाना है, वो सब्सिडी के अगेंस्ट में डिसीजन देता है, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप लोगों को जाना पड़ेगा। अब वहां पर जाकर आप लोग अपनी बातें रख सकते हैं। तो वो पैनल का जो डिसीजन होगा उसके खिलाफ या फिर उसमें मॉडिफिकेशन करना है या फिर कुछ डिसीजन देना है, तो सारी बातें ये एनालिसिस करेगा और उसके बाद में सारे डिसीजन यहां पर निकल कर आएंगे। तो इंडिया जो है यहाँ पर जो भी यहाँ पर इसके खिलाफ बातें की गई थी, अब उसको लेकर अपीलेट ट्रिब्यूनल में चला गया। अब वहां से आप लोगों को मुद्दे देखने को मिलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और ग्वेटमाला ने जो इंडिया के खिलाफ जो कंप्लेन की थी, अब उस कंप्लेन के बारे में यहाँ पर बातें की जाएंगी। अब यहां से जो भी डिसीजन निकल कर आएगा वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। इसमें बेसिक मुद्दा क्या रहता है? बेसिक मुद्दा ये रहता है कि डोमेस्टिक सपोर्ट जो होती है वो इतनी होनी चाहिए कि वो एक्सपोर्ट सब्सिडी अगर इतनी दी जाए ताकि वो डिस्ट्रॉय न कर दे व्यापार को, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर बोली जाती है। तो इसको एग्रीकल्चर ऑन द ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर इसमें इसको रखा जाता है, एग्रीमेंट ऑन द एग्रीकल्चर। इसी के साथ में एग्रीमेंट ऑन सब्सिडी और काउंटर वैलिंग जो मेजरमेंट आते हैं, यानी कि कल को चलकर अगर कोई कंट्री अपनी कंट्री में सब्सिडी काफी ज्यादा दे रही है, तो यहां पर क्या करेंगे, उस कंट्री का प्रोडक्ट जो है अगर दूसरी कंट्री में ले जाकर बेचेंगे तो काफी सस्ता होगा, क्योंकि उसने छूट दे दी है काफी ज्यादा। यानी कि मतलब ये समझिए, चाइना कल को चलकर अपनी कंट्री में जो फोन बनाने वाली कंपनी है, वो फोन बनाने वाली कंपनी का जो प्राइस है फोन का वो 10,000 रुपए है। चाइना ये बोल दे कि तुमको ये मार्केट में जो फोन है ये 8,000 रुपए में बेचना है, वो कंपनी बोलेगी बेवकूफ हो गए हो क्या, 2,000 रुपए का नुकसान क्यों भरे हम यहाँ पे। तो चाइना बोले, चाइना गवर्नमेंट की तुम टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, 2,000 रुपए हम देंगे ना तुमको, तुम इसको 8,000 रुपए का बेचो। अब ये जो फोन है अगर 8,000 रुपए का बेचा जाएगा तो मार्केट में ये सबके एक तरीके से कॉम्पिटिशन में काफी लो लेवल पर रहेगा यहाँ पर ये, और लोग इसको आसानी से भर भर कर खरीदेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सामने वाली कंट्री का व्यापार डिस्ट्रॉय करने वाली बात होगी। तो इसी हरकतों को किसी कंट्री की रोकने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सब्सिडी दे दी यहाँ पर चाइना ने, एक होती है यहाँ पर ये आप लोग काउंटर वेलिंग ड्यूटी देखने को मिलेगी। इसके कंपेयर में एक और मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, एक यहाँ पर और एक ऐसी इसी तरीके अपोजिट में एक जो ड्यूटी है मैंने डिस्कस की थी, उसका नाम आप लोगों को बताना है, जिसमें हमारी कंट्री के द्वारा अभी चाइना की स्टील पर वहां पर वो बेसिकली लगाया गया था डंप करने से याद आया कुछ, एंटी डंपिंग ड्यूटी। यानी कि अगर कोई कंट्री अपनी कंट्री में इतना सस्ता माल बना रही है, मतलब वो सस्ता माल इतना बना रही है कि 5 रुपए में उसके देश में बेचा जा रहा है, पर लेकिन उसने क्या किया, हमारे देश में लाकर उसको और भी सस्ता यानी कि 3 रुपए में बेच दिया, यानी कि उसकी लागत भी नहीं निकाली उसने, इतना सस्ता बेच दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई साहब डंप कर रहा है हमारे देश में लाकर ये सामान। तो हमारे देश में दिक्कतें देखने को मिलेगी, हमारी कंट्री की जो कंपनी है वो खस्तानत हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए एक तरीके से यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो सब्सिडी को रोकने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी, और यहाँ पर अगर डंप करते हुए सामान को रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी, दोनों में डिफरेंस समझिएगा, ठीक है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो है यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर पहले प्रोडक्ट के बारे में ओनली बात करता था, गुड्स के बारे में, पर लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गुड्स एंड सर्विस दोनों के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडिया जो है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है कि वो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहा है ट्रेड को, और यहाँ पर कई बार क्या होता है, कई बार स्टॉक बनाकर रख लेते हैं, ऐसे नहीं कि एक स्टॉक रख लिया बनाकर बहुत बड़ा और फिर यहाँ पर मार्केट में प्राइस बढ़ गए। तो कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो इन सब के मुद्दों के बारे में बातें की जाती है कि एक बैलेंस बनाकर कैसे रखना है। देखिए होता क्या है, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, अगर सब्सिडी तुम दे भी रहे हो तो इतनी दो कि व्यापार चले, तो सारी चीजें आराम से चलती रहे, ना कि व्यापार जो है वो डिस्ट्रॉय होते हुए नजर आए। तो ये बातें बोली गई है। आगे याद रखिएगा, जिसको आज की डेट में आप लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वो कहने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, पहले उसको GATT बोला करते थे। यानी कि यहाँ पर पहले इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो यहाँ पर टैरिफ एंड ट्रेड ये किसके लिए था, ये गुड्स के लिए था, यानी कि सामानों के लिए था। फिर जब आगे चलकर यहाँ पर ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, तो यहाँ पर उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या बोल दिया इसको, ये बेसिकली गुड्स और सर्विस दोनों के लिए रहेगा, ना कि ओनली गुड्स के लिए रहेगा। 1944 में जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें दो इंस्टीट्यूट निकल कर आए थे, एक को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं और दूसरे को वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। कहीं ना कहीं उसी में नींव रख दी गई थी यहाँ पर वर्ल्ड वॉर के सेकंड के टाइम बाद में, कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी होगा कि कोई ऐसा एक बॉडी बनाई गई जिसको यहाँ पर बोला गया कि ट्रेड वगैरह को भी देखेगा, ठीक है, कि क्या क्या इंपोर्ट पे क्या कोटा दिया जा रहा है, टैरिफ वगैरह कैसे रिड्यूस करने हैं, तो उन सबका भी यहाँ पर मुद्दा निकल कर आया। और फिर यहाँ से निकल कर आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आया, यानी कि 1995 में GATT को WTO बना दिया हम लोगों ने। तो इसके चलते सारी चीजें यहाँ पर पैटर्न में चलने लगी। उरुग्वे राउंड चला काफी लंबे समय से यहाँ पर, उसके बाद में मार्केट एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके यहाँ पर बेस पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने बना दिया। तो ये सारी बातें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो अभी इंडिया जो है वो कंप्लेन कर चुका है यहाँ पर एक तरीके से अगेंस्ट में उसके जाकर, तो देखते हैं सोल्यूशन क्या निकल के आएगा, डिस्प्यूट कैसे निकलेगा, क्या सोल्यूशन निकलेगा। तो जो भी बातें होगी तो फिर लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा। अभी आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी तो आ गई ना कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या क्या बातें चल रही थी, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं ऐसे टॉपिक। बात की जा रही है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में।
आप लोगों को ये पता होना चाहिए आज के डेट में हमारी कंट्री में 3 तरह की कैटेगरी डिसाइड की गई है। एक को बोलते हैं मेल, दूसरे को बोलते हैं फीमेल और तीसरे को बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। अभी बात करें तो यूनियन जो होम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक एडवाइजरी यहां पर सेंड की गई। तो उस एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए ये बोला गया स्टेट गवर्नमेंट को सारे को कि भाई साहब आप लोगों को ना यहाँ पर जो प्रिजनर है आज के डेट में, अगर उनके बारे में आप लोग बात करते हैं जेल के अंदर में जो भी यहाँ पर ट्रांसजेंडर यानी कि थर्ड जेंडर के लोग हैं उनके आप लोगों को ढंग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए होता क्या है, कई बार आप लोगों को सोसाइटी में भी किन्नर कम्युनिटी को ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है, तो उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा यह बोला गया कि देश भर में 17 करीब ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो कि प्रिजनर यानी कि जेल के अंदर देखने को मिलेंगे, पर लेकिन उनके हक को ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आर्टिकल भी कवर किया गया था हिंदू के अंदर में। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह बोली जा रही है कि हमारी कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में ये बोला गया था कि आज के डेट में जो ट्रांसजेंडर है उनको सही तरीके से हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। वो केस आप लोग को याद रखना है, उसको बोलते हैं NALSA, ठीक है। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था यहाँ पर 2014 में। 2014 में जब यहाँ पर ये केस आया उस टाइम पर हम लोगों ने बोला था कि ट्रांसजेंडर जो है वो थर्ड जेंडर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली और तभी यहाँ पर ये बोला कि जो आज के में पार्ट जो आप लोगों का थर्ड देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट का, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोग सारी चीजों को एंजॉय करते हो कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, वो सारे अधिकार जो हैं वो ट्रांसजेंडर को भी मिलेंगे। यानी कि उनको रिजर्वेशन भी मिलेगा और उनको एक तरीके से जो जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा और उसी के साथ में और भी सारे फायदे देखने को मिलेंगे। तो वो सारी एजुकेशन में उनको रिजर्वेशन मिलेगा, वो सारे फायदे उनको भी देखने को मिलेंगे जो एक नॉर्मल इंसान को देखने को मिलते हैं। पर लेकिन 2014 से लेकर हम लोगों ने रोते गाते 2019 तक एक एक्ट बनाया जो कि बोलते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत यहाँ पर चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है कि कहीं पर भी अगर कोई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का पर्सन है तो उसको यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिले। तो यहाँ पर इस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। ट्रांसजेंडर जब शब्द यूज किया जा रहे हैं तो ट्रांस मैन हो सकता है, ट्रांस वुमेन हो सकती है, आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटरसेक्स वेरिएशन के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि आप लोग बोल सकते हैं किन्नर बोल देते हैं, कई बार हिजरा बोल देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो उनकी खुद की भी लाइफ है। कई बार क्या होता है यहाँ पर हमारी कंट्री में अगर बात करें उनके लिए अलग से फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात की जाती है, उनके खुद के अधिकार हैं। उनकी हेल्थ केयर के बारे में बात करें, सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनको रोकने के बारे में बात करें, तो उनकी एक जिंदगी है, वो जिंदगी हम लोग को उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। तो इसके चलते कई बार ये भी रहता है कि आज की डेट में, जैसे मैंने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के बारे में आप लोगों को बता दिया, पर फिर भी कई सारे इश्यूज ऐसे देखने को मिलते हैं कि उनको ट्रीटमेंट ढंग से नहीं मिलता है। तो उसके चलते बोला जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है भाई साहब, इसको भी तो ध्यान में रखो आप लोग, जिसको बोलते हैं यहाँ पर रीड डाउन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 377। सेक्शन 377 में क्या था कि सेम सेक्स रिलेशनशिप को यहाँ पर क्या कर दिया गया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। पहले क्या था, एक लड़का और एक लड़का जो है वो आपस में शादी नहीं कर सकते थे, एक लड़की और लड़की जो है वो आपस में शादी नहीं कर सकती थी। पर लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ पर दोनों आपस में मिलकर रह सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, अगर हमारे कानून के हिसाब से भी बातें करें तो। हालांकि शादी को लीगलाइज नहीं किया गया, पर लेकिन सेम सेक्स रिलेशन में अगर कोई रहता है, तो इसलिए आप लोगों ने अभी आयुष्मान खुराना की मूवी भी देखी होगी। तो वो सारी चीजें आज के में सोसाइटी में हो रही है जिसमें ऐसा इशू निकलकर सामने आ रहा है कि आप लोग इसको लीगलाइज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा देखने को मिलेगा। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट रूल आएगा 2020 का। तो यहां पर नेशनल पोर्टल बनाया गया ट्रांसजेंडर के लिए ताकि कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। तो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन करने की बात यहां पर की गई। शेल्टर होम बनाए गए ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, जिसको यहां पर गरिमा गृह बोला गया, यानी कि ऐसे घर जहां पर उनको कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले, उनकी गरिमा बनी रहे। तो ऐसे घर भी उनके लिए यहां पर बनाए गए। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन यहां पर किए गए जिनको हम लोग को आगे लेकर चलना है। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अगर कोई भी दिक्कतें देखने को मिलती है तो उनके लिए यहाँ पर प्रोविजन होने चाहिए। पर लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग प्रिजनर यानी कि जो जेल में लोगों को रखते हैं उसके बारे में बात करें तो उसमें कई सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वो इश्यूज क्या है उसके बारे में अगर बात की जाए तो आप लोग देखोगे यहाँ पर, जैसे सेपरेट प्रिजनर यहां पर बनाया जाता है वुमेन के लिए, यंग ऑफेंडर के लिए, अंडर ट्रायल के लिए, कन्विक्टेड या फिर सिविल जो प्रिजनर है यहाँ पर जिसको डिटेन किया गया है, या हाई सिक्योरिटी प्रिजनर। ट्रांसजेंडर के लिए कुछ भी ऐसा अलग से प्रोविजन यहां पर नहीं किया गया है। तो हमारी कंट्री में जो प्रिजनर जो एक्ट है 1894 का, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। पर लेकिन आज के डेट में अगर बात करें जो भी क्रिमिनल यहां पर लेकर आ रहे हैं उसको यहाँ पर ट्रांसजेंडर के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं है।
तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी के बेस पर डिफरेंट क्लास प्रिजनर होने चाहिए थे, पर हमारे देश में ऐसा है नहीं है, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो प्रिजनर के अंदर जब हम लोग बात करते हैं, जेल के अंदर बात करते हैं, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 का हनन होता है, ये माना जाता है, जो कि यहाँ पर इनके एक अधिकार है, उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट हम लोग को करना चाहिए। पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये, जैसे अपने संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे 7 शेड्यूल आप लोग को देखने को मिलते हैं, 7वां शेड्यूल देखने को मिलता है, जो उसमें आप लोग को 3 लिस्ट देखने को मिलेगी। एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट यानी कि केंद्र का कानून, स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य का कानून, और यहाँ पर तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची, यानी कि दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जेल और उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर राज्य गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो बोला ये जाता है, इसलिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि जहां जहां पर भी ट्रांसजेंडर यानी किन्नर कम्युनिटी समुदाय के लोग हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना ये आप लोगों का काम है। जो कि पहले बाइनरी हुआ करता था, मेल और फीमेल, अब वो बाइनरी नहीं रह गया है। हमारी कंट्री में ट्रांसजेंडर को लेकर और भी कई सारे इश्यू देखने को मिलते हैं, तो इसलिए कॉमनवेल्थ जो ह्यूमन राइट इनिशिएटिव है उसके अंदर ही बोला जाता है कि इंडिया के अंदर जो है चीजों को ढंग से टैकल करके नहीं चलाया जाता है, उसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। तो कई बार ये ऐसे इशू बनते हैं जो कि इंटरनेशनलाइज भी कर दिया जाता है, तो इसके ऊपर फोकस देकर हम लोग को चलना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। मैंने आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किए कई सारे यहाँ पर डिटेल में, बिल्कुल आप लोगों के टॉपिक हो गए बिल्कुल अलग से, जिनको आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, जहां से आप लोग इनको देख लीजिएगा, क्योंकि आज जो है वो द हिंदू न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ था, ये मैंने आप लोग को बताया था। तो इसके उपलक्ष्य में मैंने यहाँ पर ये लेक्चर जो था, शाम को डेली आप लोगों का यहाँ पर लेक्चर आता है लगभग 8:30 बजे, तो ये मैंने मॉर्निंग में आज आप लोगों का लेक्चर लिया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में कोई भी क्लैरिटी, कोई भी डाउट नहीं होगा इसको लेकर। अब आप लोगों की चीजें अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक मोटिवेशनल कोट देखी, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया। इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन को जितना डिटेल में पढ़ा सकता था वो पढ़ाया, और यहाँ पर CEPA और CE जो CP है उसके बारे में डिटेल में एक टॉपिक आप लोगों को तैयार करा दिया अलग से। फिर यहाँ पर इनके रिलेशन के बारे में और यहाँ पर कुछ बीमारी के बारे में जो होती हैं नॉर्मली, सारी बातें मैंने डिस्कस की, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चाइना की जो बदतमीजी है उसकी जो पराकाष्ठा पार हो रही है उसके बारे में हम लोगों ने समझा, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसी के साथ में WTO के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, क्या होता है वो समझा। इंडिया के खिलाफ जो यहाँ पर प्रोविजन चल रहे हैं, और यहाँ पर किन 3 तरीके जो बॉक्स होते हैं, ग्रीन, ब्लू और अंबर, ये भी हम लोगों ने समझे। WTO के द्वारा यहाँ पर जो प्रोविजन देखने को मिलते हैं वो सारी बातें की। पहले GATT हुआ करता था, फिर WTO हो गया, कैसे कैसे पैटर्न चला वो समझा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में कई सारी बातें मैंने आप लोग से डिस्कस की, मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन आप लोग को होना चाहिए। केस क्या था उसके बारे में मैंने डिस्कस किया, और क्या क्या अभी हमारी कंट्री में इसको लेकर मुद्दे हैं, वो सारी बातें मैंने आप लोग से डिटेल में डिस्कस की। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा जरूर। अब इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, और आगे क्वेश्चन होंगे जो कल के, उनको भी आप लोग देखेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग के सामने क्वेश्चन है, बेसिकली बताना है कि जो जनरल कौन थे पहले इंडियन जो बने जिनके द्वारा इंचार्ज लिए गए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। दूसरा यहाँ पर कौन सी फर्स्ट फीमेल थी जो कि आर्मी डे परेड में जिसके द्वारा लीड किया गया चीजों को। हमारी कंट्री की जो पर्सनैलिटी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा साउथ कोरिया को किस नाम से पुकारा गया था, ये आप लोग को बताना है। कौन सी पर्टिकुलर हमारी कंट्री में एक जगह है यहाँ पर जिसका नाम है राम कथा पार्क, उसको किस नाम से पुकारा गया, अभी रिसेंटली उसका नाम चेंज किया गया। इसी के साथ में कौन सा देश है जिसने अपने आप को अपने हिसाब से उसको डेवलपिंग कैटेगरी में रख दिया। इसी के साथ में यहाँ पर कौन सी कंट्री ने ये छोड़ दिया डेवलपिंग कैटेगरी का मुद्दा, ये आप लोग को बताना है। जेल के अंदर में यहाँ पर जो भी आज के दिन में लोग बंद है, खासकर ट्रांसजेंडर, उनके ऊपर ध्यान देने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने सारे राज्यों को बोला इनके ऊपर ध्यान दो। डेटा किसके द्वारा दिया गया, जिससे बोला गया 70 के करीब आज के दिन में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग पूरे देश में यहाँ पर जेल के अंदर बंद है। नालसा जो यहाँ पर नालसा का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है, जो कि यहाँ पर केस कब देखने को मिला था, जिसके चलते बातें की जाती है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो लास्ट डे का आप लोगों के सामने है, जो मैंने डिस्कस किए थे सारे टॉपिक। रिसेंटली यहाँ पर अभी बात की जा रही है कि एक ऐसा एरिया है जहां से लगातार रेगुलर गैस निकल रही है, जिसको गेटवे टू हेल बोलते हैं। तो ये गेटवे टू हेल कहां पर है, ये आप लोग को बताना है। गेटवे टू हेल जो है यहाँ पर एक पर्टिकुलर लोकेशन, एक डेजर्ट है, वो डेजर्ट कहां पर है ये आप लोग को बताना है। और यहाँ पर ये अस्काबाद से लगभग 250 या फिर 260 किलोमीटर बोल सकते हैं। कौन सी कंट्री है ये बताइए। मेथेन जो होती है वो लगभग 80 गुना ज्यादा पावरफुल होती है, किस पर्टिकुलर गैस से, ये बताना है। आयुष्यन की फुल फॉर्म आप लोग बताइए। इसके अंदर रेड सैंडल के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जो अल्लू की अभी मूवी आई उसके बारे में मैंने बात की थी, उसको रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। एक बीमारी होती है जो कि बैक्टीरियल बीमारी होती है, और यहाँ पर काडागु कर्नाटका के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर ये बीमारी देखने को मिलती है। तो लाखों पेड़ों को काटा गया था उस बीमारी की वजह से। तो ये बीमारी के बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पर इंडिया, उनके द्वारा दिसंबर का एक पर्टिकुलर डे जो है उसको वीर बाल दिवस के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये बताना है कि ये जो डे है ये यहाँ पर कौन सा डे डिक्लेयर किया गया है।
अभी यहाँ पर हमारी कंट्री के द्वारा इंडिजिनस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। उसका नाम आप लोगों को बताना है। जो यहाँ पर इंडिया स्किल 2021 के बारे में मैंने बात की थी, कौन से राज्य के द्वारा टॉप किया गया, ये आप लोगों को बताना है। ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं। बाकी यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है कंट्री का नाम, जहां पर ये गेटवे टू हेल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसको बंद करने की बात की जा रही है। और काराकुम डेजर्ट में आप लोगों को नजर आएगा तुर्कमेनिस्तान के अंदर में। कार्बन डाइऑक्साइड की 80 गुना ज्यादा ताकतवर है मीथेन। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है कि इसको यहाँ पर रेड कैटेगरी में डाल दिया गया, रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इसका नाम है फाइटोप्लाज्मा, जो बैक्टीरियल बीमारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, इसके बारे में याद रखिएगा। बात की जा रही है कोडागु कर्नाटक के अंदर फॉरेस्ट है यहाँ पर ये, जिसमें दिक्कतें देखने को मिलती है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में डिक्लेयर किया गया। आईएनएस विक्रांत है यहाँ पर, जो कि नया अभी हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और उड़ीसा ने स्किल में टॉप किया यहाँ पर। तो ये है टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं अच्छे से एंजॉय किया होगा। टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। शाम को मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। फीडबैक देकर जुड़ जाइएगा, लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को।